तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम 1। अब यहां से क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। सैंपल प्रॉब्लम 1, व्हेन अ पीस ऑफ प्लास्टिक इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, ओके, व्हेन अ पीस ऑफ प्लास्टिक इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, अ चार्ज ऑफ -4 into 10⁻⁷ coulomb is acquired by plastic. What is the amount of mass which is transferred to plastic? तो ये ऐसा क्यों पूछ रहा है कि what is the amount of mass transferred? ट्रांसफर तो चार्ज हुआ है। When a piece of plastic is rubbed with wool, जब प्लास्टिक को वूल से रब करते हैं तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वूल पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दो ऑब्जेक्ट्स में से वूल जो है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है जो प्लास्टिक रॉड पे जाके चिपक जाते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अब हर इलेक्ट्रॉन में मास होता है, राइट? हर एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो हमें पता है कि 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम का हर इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। तो चार्ज भी होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, जिसको ई बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब भी होगा तो मास तो, चार्ज तो ट्रांसफर होगा ही, साथ में मास का भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास तो होता है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वूल से प्लास्टिक में गया तो प्लास्टिक का मास बाय 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा और चार्ज तो आएगा ही। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि -4 into 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स वूल से प्लास्टिक पे चिपकेंगे, अगर यह पता चल जाए तो कितना मास प्लास्टिक में एक्स्ट्रा आ जाएगा वो भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमको सबसे पहले क्या पता करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू प्लास्टिक, है ना। और वो हम कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला Q = NE। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें Q = NE, ठीक है, तो यूजिंग Q = NE, फाइंड नंबर of electrons transferred from wool to plastic, ठीक है। तो Q की जगह वैल्यू रख देते हैं, वो माइनस है, लेकिन हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके सिर्फ नंबर निकालना चाहते हैं, इसलिए माइनस साइन को मैंने यूज नहीं किया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी माइनस है, बस मैंने यहां लिख दिया 1.6 into 10⁻⁻19, ओके। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, तो n आ जाएगा 4 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। कैलकुलेशन करते हैं तो 4 into ऊपर 10 नीचे 16, ठीक है। ये 1.6 से उसका 10 मैंने ऊपर ले लिया, और 10⁻19 ऊपर जाएगा तो -19 ऊपर जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 19 - 7 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। कैलकुलेशन तो 19 में से 7 गए, 12 बचे यहां पे, है ना। तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये वैल्यू मिलेगी 1/4 इंटू, यहां पर मैं 100 कर दूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और इंटू 10⁻19 में 7 गए, 12 बचे, लेकिन एक 10 इधर ले लिया तो यहां 11 ले लेता हूं, तो ये 425 जा, तो 25 into 10⁻11 इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो गए किधर से? वूल से प्लास्टिक पे। तो इस वजह से प्लास्टिक का मास इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Therefore, mass of 25 into 10⁻11 electrons is equal to 9.1 into 10⁻⁻31 into 25 into 10⁻11 divided by 1। वो तो डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे डिवाइड होगा, रूल ऑफ 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास है, वो मास निकाल लिया। तो ये जो मास वैल्यू है, ये जितनी भी वैल्यू है, ये वैल्यू ट्रांसफर होगी कहां से कहां? फ्रॉम
वूल टुवर्ड्स प्लास्टिक. ओके राइट. तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो 25 वन जा 25 हासिल आए 2 और 25 9 जा 225 तो 227.5 हो जाएगा ये इंटू 10 टू द पावर -31 प्लस 11. तो ये -31 और 11 मिलाकर हो जाएगा. तो एक चले गए, 30 में से 10 गए तो 20 बचे -20. इतने मास हो गया, इतने किलोग्राम का मास हो गया. तो अगर मैं 2 डेसिमल इधर ले आऊं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.275 इंटू 10 टू द पावर ओके -18 किलोग्राम. इतना मास है ना. तो देयरफॉर मास ट्रांसफर्ड टू प्लास्टिक. प्लास्टिक को कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो इतना मास प्लास्टिक को ट्रांसफर हुआ. ये हमारा आंसर हो गया. राइट. ओके ठीक बात है. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन क्लियर है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. Q बराबर एनी, जो क्वांटाइजेशन रूल है ना कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज का ट्रांसफर होता है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, तो उस रूल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अब ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको सैंपल प्रॉब्लम 2 को रेड में नॉमिनेट किया है. तो आप ध्यान रखें कि जो भी रेड कलर वाला सैंपल प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है. तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होने की वजह से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी साथ में इनकॉर्पोरेट किया, ताकि एनसीईआरटी की भी साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए. एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. राइट. तो अब अगला सवाल जो है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए वो रेड कलर में है. तो आगे से आपको बताने की जरूरत ना पड़े. हर बार आपके ध्यान रहे कि रेड वाला जो सैंपल प्रॉब्लम होगा वो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल होगा. तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा चेक कर लेते हैं. सैंपल प्रॉब्लम 2. इफ 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड. हर एक सेकंड में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी. तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हर एक सेकंड में 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो चार्ज का ट्रांसफर होगा. सही है. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और जिस पे जाके इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. ये तो बेसिक प्रोसेस आपको पता ही है ना. तो अगर ये पता चल जाए कि 1 कूलम का चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जरूरी है, तो पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम का चार्ज क्रिएट करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. तो टू फाइंड number of electrons transferred so that 1 coulomb charge can be created. Use Q is equal to NE. तो Q की जगह 1 कूलम लिख देते हैं. N मालूम नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. तो N की वैल्यू यहां से मिल जाती है हमको. तो यहां से मिलता है N इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. तो एक 10 ऊपर आ गया, नीचे 16 आ गया, और इधर 10 टू पावर 19 आ गया. ठीक है. तो इसको 10 टू पावर 18 कर देते हैं, नीचे 16 कर देते हैं, तो इजी हो जाएगा. तो ये n की वैल्यू यहां से मिल जाती है. तो मैं क्या करता हूं, एक 10 इधर ले आता हूं तो 100 हो जाएगा. अब 10 टू पावर 18 हो गया, और एक और 100 ले लेता हूं
तो 10 टू पावर 16 हो गया, और नीचे जो 16 है उसको 4 इंटू 4 लिख देता हूं, तो 425 जा और 425 जा 100, तो 25 25 625, तो n की वैल्यू आ गई 625 इंटू 10 टू पावर 16। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तब जाकर एक कूलम का चार्ज, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस पे पॉजिटिव और पॉजिटिव 1 कूलम, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे उसमें नेगेटिव 1 कूलम का चार्ज आएगा। अब ये बोल रहा है कि 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, राइट। तो हमें कितने ट्रांसफर कराने, हमको कराने 625 इंटू 10 टू पावर 16, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने। देयरफॉर 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन। अगर 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस। तो 625 इंटू 10 टू पावर 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 9, इतने सेकंड्स हो गए। तो ये कितने सेकंड्स हो गए, तो ऊपर 16 है, नीचे 9 है, तो 10 टू पावर 16 10 टू पावर 9 है, तो 16 में से 9 चले गए, 16 में से 9 गए, तो 9 चले गए 16 में से, तो 6 चले गए, तो और 3 चले गए, 10 टू पावर 7, ठीक है। तो इसलिए 625 इंटू 10 टू पावर 7, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6.25, है ना, इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड्स। ओके, 10 टू पावर 7 बचा, मैंने यहां 0.25 कर दिया, तो 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 10 टू पावर 9। इतना टाइम लगा। अब इतना टाइम मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, मिनट्स में। तो चूंकि 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, राइट, ओके, तो इसमें कितने मिनट्स है ये पता लगाना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी कन्वर्टेड एज 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 60, तो इतने मिनट हो जाएंगे। ये मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया इसी वैल्यू को, ओके। अब मैं मिनट को कन्वर्ट कर सकता हूं, मिनट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। आप देख सकते हैं ये 10 टू पावर 9 है, तो 10 टू पावर 8 हो जाएगा, और ये 6, तो अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 8 मिनट। 10 टू पावर 8 मिनट्स भी मिनट के हिसाब से काफी बड़ी सी संख्या है, तो मैं इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहूं, तो आप जानते हैं कि 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन 60 इंटू 60, तो ये आवर में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा। और अभी भी आप चेक कर सकते हो, अगर ये 2 जीरो यहां से चले गए, 2 जीरो चले गए, तो 10 टू पावर 7 बचा, और 1 6 कट गया, तो ये 1/6 इंटू 10 टू पावर 7, ये भी काफी बड़े आवर्स हैं, काफी बड़ी संख्या है। तो इसको और छोटा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आवर्स को डेज में, तो आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो इसको मैं डेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कितने दिन, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, तो हो गया 3600, और 24 से डिवाइड कर दूं तो ये नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ये दिन आ जाएंगे कि इतने दिन है, ठीक बात है, राइट। और फिर दिन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, इतने दिन है, अभी भी ये संख्या बड़ी भारी है, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं ईयर्स में, तो 365 दिनों से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से इसको डिवाइड करता हूं, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब ये अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, करने के बाद आपको पता चल जाएगा 198 ईयर्स। तो यानी ये सवाल
ये सवाल स्पेशली आपको ये बताना चाह रहा है कि 1 कूलम्ब ये बहुत बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज है। आपको इसके बारे में कल्पना आ जाए, इमेजिनेशन आ जाए कि 1 कूलम्ब कितना बड़ा चार्ज है। तो ये इतना बड़ा चार्ज है कि एक वस्तु को अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज देना, तो उसमें से अगर आप हर सेकंड, एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स भी काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर एक सेकंड में आप निकाल रहे हो, तो 198 साल, इतने साल लगने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम का चार्ज पैदा करने में। तो एनसीईआरटी में सवाल स्पेशली इस वजह से दिया हुआ है ताकि आपको यह ध्यान रहे कि 1 कूलम ये बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या क्लियर है सिचुएशन? क्या आपके ध्यान में आ गया? ये लॉजिक समझ में आ गया? ये सवाल भी पकड़ में आ गया? उसको ईयर्स में कन्वर्ट किया है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी रेड में लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। तो इस सवाल पे आते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? और 250 ग्राम मान लेते हैं पानी, एक कप पानी में, एक कप पानी अगर लिया जाए, एक कप लिया जाए पानी में, पानी का कप से भरा हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम पानी है ऐसा मान के चले। तो 250 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है? तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि एक कप पानी में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। वाटर H2O मॉलिक्यूल्स है और H2O का मोलर मास है ना, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। देखो, मोलर मास ऑफ H2O वाटर कितना है? मोलर मास। तो हाइड्रोजन के तो 2 H2, 2 हाइड्रोजन, तो 1 + 1 2, और ऑक्सीजन के 16, तो 18 हो गया ना। ऑक्सीजन में न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16, ठीक बात है। तो ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, दूसरे वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में भी 1 प्रोटॉन, ठीक है, राइट। तो टोटल H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18, है ना। तो मोलर मास ऑफ H2O वाटर क्या लिख सकते हैं? 18 ग्राम पर मोल, ठीक बात है। इसको मोलर मास कहते हैं। क्लियर है सिचुएशन? ठीक है ना। मोल्स की डेफिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपन, ये वहां से आया, ठीक है, ये सिंपल बात है। अब अगर 18 ग्राम पर मोल है, इसका मतलब 1 मोल बनता है 18 ग्राम पानी से, और हमारे पास कितना पानी है? 250 ग्राम पानी। तो 250 ग्राम पानी में कितने मोल्स है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 250 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, तो ग्राम कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए 250/18 मोल्स। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है? तो इन 1 मोल number of molecules is equal to Avogadro number 6.023 into 10⁻23 molecules। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारे पास इतने मोल्स हैं, तो देयरफॉर इन 250 ग्राम वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल होता तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो अपने पास तो इतने मोल्स हैं, तो इसलिए 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे कप में है। 250 ग्राम कप में इतने मॉलिक्यूल्स की संख्या है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 250 ग्राम कप में। कैलकुलेशन अभी तक का समझ में आ गया? ठीक है। अब 1 मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो इक्वल होते हैं। तो आप केवल प्रोटॉन्स काउंट कर लो या केवल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, एक ही बात है, ठीक है, राइट। तो मैं अब कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। इन 1 मॉलिक्यूल of H2O नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के हर एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, तो 2 H2 है तो 2 प्रोटॉन हो गए, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स है तो 10 प्रोटॉन्स हो गए टोटल। तो इसलिए H2O में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 10 प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल में है, राइट, और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 हो गए, तो हमारे पास कुल संख्या इतनी है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। देयरफॉर इन 250 ग्राम वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 250 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स की संख्या है, ये इतने मॉलिक्यूल्स की संख्या है, तो 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, सही है। तो इतने प्रोटॉन्स की संख्या हमारे 250 ग्राम कप में आ गई। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, ठीक बात है ना। 250 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो यहां मैं इतने मॉलिक्यूल लिख सकता हूं, तो एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो इतने मॉलिक्यूल वो वहां जो लिखा है वो यहां आ जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन हो गए, तो इंटू 10 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक बात है, राइट, ओके। तो इतने प्रोटॉन्स है और इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया इंटू ई। इसको मैं ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देयरफॉर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम वाटर इज इक्वल टू, तो इतने प्रोटॉन से या इतने इलेक्ट्रॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो मुझे कैलकुलेशन करना है 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ता हूं, वो तो आप कर ही सकते हैं कैलकुलेशन इसका, ठीक बात है, राइट। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, जैसा एनसीईआरटी में कैलकुलेशन किया हुआ है। और आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, करके आप क्रॉस टैली कर सकते हो कि ये आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है, इट्स इजी। कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ देता हूं, राइट। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर, एक न्यूट्रल स्फीयर दिया हुआ है और इस न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड गिरते जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, 2 प्रोटॉन पे 2 पॉजिटिव चार्ज, 2e पॉजिटिव चार्ज, e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2e प्लस 2e का चार्ज एक अल्फा पार्टिकल पे होगा, ठीक है। तो इफ 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर, पहले से स्फीयर न्यूट्रल था, अब अगर एक अल्फा पार्टिकल गिरेगा उस पे, तो अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2e का चार्ज एक अल्फा पार्टिकल के गिरने से 2e का चार्ज न्यूट्रल स्फीयर पे आ जाएगा। तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड गिरेंगे
तो कैलकुलेट द टाइम इन विच स्पीयर गेट्स अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। हमें समय निकालना है, कितने समय में 4 कूलम का चार्ज उस स्पीयर के ऊपर आ जाए। तो पहले यह निकालना पड़ेगा कि 4 कूलम का चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने अल्फा पार्टिकल गिराना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब वो कैसे निकालेंगे? तो E charge is created by 1 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 1 अल्फा पार्टिकल मतलब 1 हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो केवल न्यूक्लियस है हीलियम का और इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए तो उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन है, तो उसका चार्ज +2e है, पॉजिटिव चार्ज है 2e का, है ना। तो ये एक अल्फा पार्टिकल का इतना चार्ज। अब हमें कितना 4 कूलम चाहिए, देयरफॉर 4 कूलम चार्ज इज क्रिएटेड बाय, 4 कूलम कितने से क्रिएट होगा? तो 2e एक अल्फा पार्टिकल से क्रिएट होगा, तो 4 कूलम कितने से होगा? तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2e, यानी 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि e का मतलब इतना होता है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ऊपर बचता है 2 इंटू 10 टू द पावर 19 और नीचे बचता है 1.6। तो एक डेसिमल हटा दिया तो 20 ऊपर आ जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 20 ऊपर ले लेते हैं, एक 100 अलग कर देते हैं, एक और 100 अलग कर देते हैं, तो 4 0 अलग कर दिए इसमें से, तो 10 टू पावर 15 बचा, और नीचे 16 है तो उसको 4 इंटू 4 लिख दिया, तो यहाँ 25 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, ये 625 हो गया। तो 625 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 16, ये 20 था, यहां 10 टू पावर 16 कर दिया, 625 का डबल कर दिया, तो 1250 इंटू 10 टू पावर 16। इतने अल्फा पार्टिकल्स की जरूरत है। ठीक है, कितना चार्ज पैदा करने के लिए? 4 कूलम। अब हमको इतना तो पता चल गया कि 4 कूलम का चार्ज पैदा करने के लिए हमको कितने अल्फा पार्टिकल्स की जरूरत है, तो इतने अल्फा पार्टिकल्स चाहिए। और हमें दिया हुआ है कि 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल 1 सेकंड में गिरते हैं, राइट। तो हमें टाइम निकालना है, तो अब हम टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब वो कैसे निकालेंगे? तो 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल गिरते हैं। हमें कितने गिराने? इतने गिराने, तो 1250 इंटू 10 टू पावर 16 अल्फा पार्टिकल्स फॉल इन कितने टाइम? अगर 10 टू पावर 12 1 सेकंड में गिरते हैं तो इतने कितने समय में गिरेंगे? तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, रूल ऑफ 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां से डिवाइड होगा, तो 1250 इंटू 10 टू पावर 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 12। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है एकदम। तो 10 टू पावर 16 ऊपर है, 10 टू पावर 12 नीचे है, तो 10 टू पावर 4 बचा ना, तो बस इसमें 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 125 इंटू 10 टू पावर 5 या सेकंड्स, या इसी को मैं लिख सकता हूं 1.25 इंटू 10 टू पावर 7 सेकंड्स। इतने सेकंड्स में, चाहे तो इसको मिनट में, आवर में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने सेकंड्स में ले लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। क्या लॉजिक क्लियर है? एकदम आसान है ये सवाल। बेसिकली ये सवाल जो है वो सिंपल मतलब लॉजिकल कैलकुलेशंस पर बेस्ड है, जो आपने बचपन में 8वीं 9वीं 7वीं में कि ऐसे ही तो कैलकुलेशन है, बस उसमें चार्ज नाम की एक चीज आ गई और Q बराबर NE इसको यूज। अभी तक इतना ही कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर, है ना। सिंपल है ये, बहुत बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से दिमाग ईजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसमें। तो देखिए, अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके
सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देख लें और इनको आप सॉल्व कर लेना। तो इसको अपने नाम दिया है प्रॉब्लम्स फॉर बेसिक प्रैक्टिस 1। ये तो पहला क्वेश्चन है, इन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट 5 × 10⁻21 electrons are present. If 20% electrons are removed from this object, find amount of charge it will acquire. Second है, calculate number of electrons in 132 gram carbon dioxide. तीसरा सवाल है, can a neutral body acquire following value of charge? एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर ये वैल्यू ऑफ चार्ज, 3 प्रकार के चार्ज दे रखे है ना, तो ये 3 प्रकार के चार्ज क्या इस न्यूट्रल बॉडी पे आ सकते हैं, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, 0.32 × 10⁻−18 कूलम, 0.64 × 10⁻−20 कूलम और 4 कूलम, क्या ये चार्जेस एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को दिए जा सकते हैं, ये पता लगाना है। फिर 4 है, ग्लास टम्बलर कंटेन्स 1 बिलियन अमीबा, ऑन द बॉडी ऑफ ईच अमीबा 2 सोडियम आयंस आर अटैच्ड, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर में 1 बिलियन अमीबा है, ठीक है, तो 1 बिलियन में 10 की कितनी पावर्स होती, पहले आप इसको चेक कर लेना, है ना, और उस हिसाब से हर एक अमीबा की बॉडी पर 2 सोडियम आयंस है, तो सोडियम आयन पर कितना चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए, सोडियम आयन, है ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री से संबंधित बात है। ओके, तो टोटल ग्लास टम्बलर में जितने अमीबा है उसमें टोटल कितने चार्ज की वैल्यू होगी वो आपको पता लगाना है। 5th सवाल है, व्हेन अ प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ वूल इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁷ कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड मास गेन्ड बाय प्लास्टिक रॉड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड मास गेन्ड बाय प्लास्टिक रॉड। तो ये सवाल है जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप लगे तो इनको नोट कर लें। ओके, राइट, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में कूलम्स लॉ से शुरुआत होगी। हाँ, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और आंसर आपको अलग से अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, उसका हेडिंग ऐसा रहेगा, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स फॉर बेसिक प्रैक्टिस 1। फिर आगे कुछ टॉपिक के बाद अगले कुछ बेसिक प्रैक्टिस 2, बेसिक प्रैक्टिस 3, बेसिक प्रैक्टिस 4, तो इसके सॉल्यूशंस आपको अलग से उस ऐप के ऊपर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू।